हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नोट्स वाली। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब आप ये भ्रम में मत रहिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिर्फ अट्रैक्टिव होती हैं, वो रिपल्सिव भी होती है कुछ केसेस में। जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी उनको डिस्कवर किया था डच साइंटिस्ट वैन डर वाल्स ने, और उन्हीं के ऑनर में हमने इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनका नाम रख दिया वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसा हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, जो वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं: डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। अब कंफ्यूज मत होइए, ये थर्ड जो हमने फोर्स पढ़ी उसी के बाकी 2 नाम हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स के। ये सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती हैं जो होते हैं नॉन पोलर टाइप के, मतलब नोबल गैस के एटम्स हो गए या फिर CO2 मॉलिक्यूल, ऐसे और कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे BF3 हो गया जो नॉन पोलर होते हैं। और ये r⁻⁶ पर ऑपरेट करती है डिस्टेंस पर, मतलब r⁻⁶। यहाँ पर जो r है वो है 2 एटम्स या 2 मॉलिक्यूल्स या 2 पार्टिकल्स का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। ये फोर्स बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, ये सिर्फ 500 पिकोमीटर की रेंज पर ही ऑपरेट होती है या उससे भी कम। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स, और ये फोर्स सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर स्पीशीज़ के बीच में ही ऑपरेट करती है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है r³ के ऊपर, और जो r है वो है स्पीशीज़ के बीच का डिस्टेंस। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी, वो भी डाइपोल डाइपोल फोर्स की ही एक स्पेशल कैटेगरी है। जब डाइपोल डाइपोल फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसकी कंडीशन फॉलो होने लगती है कि उसके अंदर हाइड्रोजन एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। लास्टली हम देखेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ये उन स्पीशीज़ के अंदर एग्जिस्ट करती है या ऑपरेट होती है जिनके अंदर एक पोलर स्पीशीज़ हो और एक नॉन पोलर स्पीशीज़ हो, और इसका मैग्नीट्यूड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r⁻⁶ के, और r है डिस्टेंस बिटवीन द स्पीशीज़। यहाँ क्विक रिकैप होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्ड हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अब तक तो जाइए और उसे देखिए। अब फिर आता है रिपल्सिव फोर्सेज। जैसे मैंने आपको बताया कि अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं मॉलिक्यूल्स या फिर और स्पीशीज़ के बीच में, इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स के बीच में, वैसे ही रिपल्सिव फोर्सेज भी होती है। बट रिपल्सिव फोर्सेज हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उनके टाइप्स यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और रिपल्सिव फोर्सेज का मैग्नीट्यूड घटता है जब स्पीशीज़ के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, और जब स्पीशीज़ पास आती हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करता है। फिर बात आती है थर्मल एनर्जी की। अब थर्मल एनर्जी नाम से ही पता लग रहा है, थर्मल रिलेटेड टू हीट, और हीट टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं। इट इज़ द मेजर ऑफ हीट इन अ बॉडी या फिर सब्सटेंस या हमारी सराउंडिंग होती है। तो ये जो थर्मल एनर्जी है डायरेक्टली हमारे थर्मल वर्ड जो है वो डायरेक्टली हमारे टेम्परेचर से रिलेटेड है। और किसी भी सैंपल में पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, मतलब उनका मूवमेंट फास्ट होगा। अब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल इंटरेक्शंस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो मॉलिक्यूल्स को बाइंड करती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें एक दूसरे के साथ रखना चाहती हैं, उनको अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन जो थर्मल इंटरेक्शंस है या थर्मल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज़ की, वो उन्हें दूर करती है। जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ती है वैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाता है और उनकी स्पीड भी इंक्रीज़ होती है और वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर जाते हैं। जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, स्पेशली 9th क्लास में, कि गैसेस को हम लिक्विफाई तभी कर सकते हैं जब उनके ऊपर हाई प्रेशर डाला जाए और लो टेम्परेचर। अगर हम सिर्फ प्रेशर डालते तो गैस लिक्विफाई नहीं होती है, हमें वहाँ पे प्रेशर को भी लो करना पड़ता है। प्रेशर तो हाई किया लेकिन टेम्परेचर लो करने का मतलब हुआ कि हमें उससे थर्मल एनर्जी को निकालना है बाहर ताकि उसका टेम्परेचर लो हो और वो लिक्विफाई हो जाए गैस। अब हम उनके डोमिनेंस देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और थर्मल एनर्जी की। जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती है वो सबसे ज़्यादा वीक होती है गैसेस में और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है सॉलिड्स में। और जो थर्मल एनर्जी है सॉलिड के अंदर सबसे कम होती है और गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल ही उल्टा है एक दूसरे से।
फिर आता है गैसियस स्टेट। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, ये सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं मेनली। अब आए गैसियस स्टेट। हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसकी लोअर मोस्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर। सी सक्सेसिव 5 लेयर्स होती है हमारी एटमॉस्फेयर की, और लास्ट होती है एग्जोस्फेयर, जहाँ एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा थिन होता है। ये बात हो गई हमारे एटमॉस्फेयर की, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो गैसेस से ही बना है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है एटमॉस्फेयर। अंडर नॉर्मल कंडीशंस हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 118 एलिमेंट्स हैं एट प्रेजेंट, उसके अंदर से सिर्फ 11 एलिमेंट्स जो है रूम टेम्परेचर पे वो गैसियस स्टेट में होते हैं, बाकी सब या तो सॉलिड स्टेट में और कुछ ब्रोमीन और मरकरी जैसे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। अब हम एक क्विक रिकैप करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट का। अब आप सोचेंगे मैंने रिकैप क्यों कहा, क्योंकि आप ये प्रॉपर्टीज़ पहले से जानते हैं, हम सिर्फ इसकी एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता है कि गैसेस जो होती हैं इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती है तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, इनका वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होता है, और ये जिस कंटेनर में डाला जाए उसका वॉल्यूम अज्यूम कर लेती हैं। और ये जो है ये कंटेनर की वॉल से प्रेशर एक्सर्ट करती है, और वो प्रेशर यूनिफॉर्म होता है हर जगह पे कंटेनर के सरफेस पे, और ये हाईली कंप्रेसिबल होती है क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। और जैसे हम कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते थे। अब शुरू करने वाले हैं हम गैस लॉज। गैस लॉज पढ़ लीजिए और न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमारी हिस्ट्री का पहला केमिस्ट्री में ऐसा लॉ है जो क्वांटिटेटिव मेजर्स को दर्शाता है, और ये हमें रिलेशन देता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। बॉयल्स लॉ कहता है कि जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, या वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। यहाँ पे हम गैस को मोल्स की फॉर्म में लेते हैं। जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट लगाया हमने के, तो P इक्वल के बाई वी, जो इम्प्लाई करता है PV इक्वल के एट कांस्टेंट T एंड N, मतलब टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। अब ये जो K की वैल्यू है ये प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड है काफ़ी गैसेस की, और जो K की वैल्यू होती है वो हर गैस के लिए डिफरेंट होती है। अब अगर हमने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस को एक फिक्स टेम्परेचर पे वॉल्यूम V1 से और प्रेशर P1 से चेंज कर दिया, वो एक्सपैंड हुई या कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो उसका न्यू वॉल्यूम V2 बन गया और न्यू प्रेशर P2 बन गया। तो जैसे हमने नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी की इक्वेशन पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, वैसे ही यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाती है P1 V1 इक्वल P2 V2, जो इक्वल होता है K के, और K जो है वो यहाँ कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जो हमने P और V के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आती, इसका मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। लेकिन P और 1/V के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसकी जो स्लोप है वो देखा गया यूनिफॉर्म एट ऑल प्लेसेस आती है, मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो ग्राफ्स को हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाते हैं उन्हें कहा जाता है आइसोथर्म। बॉयल्स लॉ से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब आता है सेकंड लॉ, जिसे हम कहते हैं चार्ल्स लॉ, और ये हमें देता है रिलेशन किसी भी गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, और यहाँ हमें प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट रखना पड़ता है। ये जो साइंटिस्ट थे ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे हॉट एयर बैलून्स के बारे में, तो उसी से आया इन्हें ये आइडिया इस लॉ का। और ये लॉ कहता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। इसका डायरेक्ट चेंज टेम्परेचर से है, और यहाँ पे भी कांस्टेंट लगता है जो कि अलग गैसेस के लिए अलग होता है। इस लॉ की एक और फॉर्म होती है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273.15 टाइम्स of its volume at 0 degree for every 1 degree rise or fall in temperature। ऑब्वियसली बात है, आपको समझ नहीं आया होगा, नीचे इसके मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखिए, वो ज़्यादा इजीली इसको एक्सप्लेन करती है। इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम एट टेम्परेचर T इज़ इक्वल टू वॉल्यूम जब टेम्परेचर 0 डिग्री था, उस टाइम पे वॉल्यूम क्या था, प्लस जो वॉल्यूम था 0 डिग्री पे इंटू T मतलब जो अभी प्रेजेंट टेम्परेचर है, डिवाइडेड बाई 273.15। इस इक्वेशन से हम एक न्यू स्केल डिवाइस करते हैं अपने टेम्परेचर के लिए, जो है केल्विन स्केल। अब ये इक्वेशन की वैल्यू 0 कब होगी, मतलब वॉल्यूम
एट टेम्परेचर टी, मतलब वो टी की ऐसी क्या वैल्यू रखे कि जो टेम्परेचर है वो ज़ीरो हो जाए, वो होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे टेम्परेचर पे कोई गैस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, और ये वो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जहाँ पे गैसेस का वॉल्यूम इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, और किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मैटर है और मैटर का वॉल्यूम हमेशा होता है। और जब हमारा टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो या फिर ज़ीरो केल्विन, और ज़ीरो केल्विन की वैल्यू यही होती है इन सेंटीग्रेड -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो चार्ल्स लॉ का ग्राफ था वो हमने बनाया एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जो ग्राफ को हम कांस्टेंट प्रेशर पे बनाते हैं उसे हम कहते हैं आइसोबार, और यही रीज़न है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया केल्विन स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है। यही रीज़न है कि जो केल्विन स्केल है उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती है, उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है, मतलब वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। क्योंकि हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे की वैल्यूज़ नहीं थी तो हमने एक्स्ट्रापोलेशन कर ली, मतलब जैसे हम एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट कर लेते हैं मैथमेटिक्स में, वैसे ही हमने यहाँ किया। इसके बाद आता है गे-लुसैक्स लॉ। अब ये गे-लुसैक्स लॉ हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, बट वो लॉ इससे डिफरेंट था, ये वो नहीं है। ये लॉ हमें प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देता है। ये कहता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, जो गिवन अमाउंट ऑफ गैस है उसका प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जो ग्राफ्स हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्लॉट करते हैं उन्हें हम आइसोकोर कहते हैं, और ये जो गे-लुसैक्स लॉ हमें ग्राफ देता है ये आइसोबार का ही एक एग्जांपल है। इस लॉ की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कई बार एग्जाम्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सा लॉ है जो प्रूव करता है ऑटोमोबाइल्स के जो हमारे जो व्हीकल्स के टायर्स होते हैं वो सर्दियों में उनकी हवा क्यों निकल जाती। तो उसका आंसर यहीं दे रखा है, आप इसे रीड कीजिए और आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी देना है। अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट गैस लॉ, एवोगैड्रो लॉ। ये हमें रिलेशन देता है वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस इन मोल्स के बीच में, और ये इसके अंदर हमें प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है। ये कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। ये लॉ कहता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब एसटीपी पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 बार अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन। पहले ये 1 बार की जगह प्रेशर इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता था, 1 एटमॉस्फेयर, जिसकी वैल्यू होती थी 101.325 किलो पास्कल। तो एट एसटीपी अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन, एसटीपी पर कोई भी गैस 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। और अगर हम पुराना स्टैंडर्ड लें जिसके अंदर प्रेशर हमारा थोड़ा ज़्यादा था, प्रेशर ज़्यादा था तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ वॉल्यूम होता था 22.4 लीटर पर मोल। अब जैसे हमने बॉयल्स लॉ से प्रूव किया था कि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, तो हम एवोगैड्रो लॉ को प्रूव कर सकते हैं। इसका हम यूज़ करते हैं ये प्रूव करने के लिए कि जो डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास ऑफ अ गैस से। या आप रिलेशन देखिए, हमने यहाँ बस वॉल्यूम को मोलर मास और डेंसिटी वगैरह टर्म से रिप्लेस किया है। अब हम बात करने वाले आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस ऐसी ही गैस होती है जो सारे गैस लॉज को फॉलो करती है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। रियलिटी में कोई भी आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है, वो हम आगे रीज़न पढ़ेंगे। और यहाँ छोटा सा रीज़न दिया गया है कि जो आइडियल गैस होती है उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, और रियल गैसेस वो होती हैं जो सारे गैस लॉज को सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो नहीं करती। ये स्टार्ट करती हैं ऑल गैस लॉज को ओबे करना हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। आगे हम इसका रीज़न पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर। अब हमने अभी तक 4 गैस लॉज पढ़े, बट उसके अंदर जो गे-लुसैक्स लॉ था उसके अंदर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया था, लेकिन हम इसीलिए उसे छोड़ के बाकी 3 लॉज को ले रहे हैं और उन तीनों को कंबाइन कर रहे हैं। वॉल्यूम की फॉर्म में हमने ले लिया और उससे हमें रिलेशन मिलता है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी डिवाइडेड बाई P, और हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाकर यहाँ पे R कांस्टेंट लगाया, और R को बोलते हैं हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हर गैस के लिए सेम होती है। आइडियल गैस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं।
डिफरेंट यूनिट्स के साथ हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे उसे पास्कल, मीटर क्यूब, पर मोल, पर केल्विन में कैलकुलेट किया है, या फिर हम उसे पास्कल की बजाय एटमॉस्फेयर प्रेशर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या कैलोरीज में भी। अब जैसे P1 V1 अपॉन T1 हमने NR के इक्वल लिया, ऐसे ही P2 V2 अपॉन T2 NR के इक्वल लिया, तो इससे हमें एक लॉ मिल जाता है कंबाइंड गैस लॉ। जैसे हम सबकी इक्वेशन बनाते आ रहे हैं अभी तक, तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा काम की आती है और हमें 5 वैल्यूज़ दी जाती है और हमें एक इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अभी तक हम डिफरेंट लॉज को यूज़ करके डेंसिटी का रिलेशन निकालते आ रहे हैं। तो जैसा हमने एवोगैड्रोस लॉ से प्रूव किया, वैसे ही हम यहाँ पे मोलर मास को डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूव कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास में मोलर मास से रिप्लेस करना है। और ये देखिए आगे हमारा रिलेशन D इज इक्वल्स टू PM/RT। यहाँ पे R तो हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पे हमारा T भी कांस्टेंट है। अगर हम इन्हें साइड कर लें तो फिर ये हमारी एवोगैड्रो लॉ वाली ही सेम डेरिवेशन बन जाती है। अब हम बात करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि हमने अगर एक V वॉल्यूम का कंटेनर लिया है और उसके अंदर 2 या उससे ज़्यादा नॉन रिएक्टिव आइडियल गैसेस डाले, तो जो वो सारी गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, उन सब के पार्शियल प्रेशर्स का जो सम है वो इक्वल होगा P टोटल के। और वो P टोटल कैसे निकलता है वो हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। इस डेरिवेशन को आप पूरा रीड कीजिए, या NCERT बुक में भी बहुत अच्छे से दी हुई है। यहाँ पर हमने 3 गैसेस का मिक्सचर अज्यूम किया है। नॉन रिएक्टिव आइडियल गैसेस लिए हैं 3, गैस A, गैस B और गैस C इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, और उनका प्रेशर हमने पार्शियल प्रेशर अज्यूम किया है PA, PB और PC। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर हम मिक्सचर में फाइंड कर सकते हैं उसके मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर से। फिर आता है टॉपिक काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड। ये इस साल जो ये टॉपिक है ये आपके चैप्टर से डिलीट हो चुका है। हमने डिलीटेड टॉपिक्स इसलिए कवर किया ताकि जब कुछ आगे सक्सेसिव ईयर्स में टॉपिक रीएड हो जाएं तो फिर ये नोट्स तभी बेनिफिशियल हो। अब ये फॉलोइंग इन्होंने कंक्लूजन्स दिए, ये आप देख लीजिए। वो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया गया है, वो आप बुक से देखिएगा। फिर आते काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके पॉस्टुलेट्स वही हैं जो आइडियल गैस को डिफाइन करती हैं, बट इसके जो 2 पॉइंट्स हैं वो रियल गैसेस के लिए अच्छे से फिट नहीं बैठे। बाकी सब पॉइंट जो है वो रियल गैसेस के लिए भी अप्लाई हो जाते हैं, बट 2 पॉइंट्स हैं जो फिट नहीं बैठते रियल गैसेस की डेफिनेशन में और उनके वर्किंग में। मैंने आपको पहले भी बताया जो रियल गैस होती है वो आइडियल कंडीशंस को फॉलो करना कब शुरू करती है, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे। और जब हाई प्रेशर या लो टेम्परेचर की कंडीशंस उन्हें दी जाए तो फिर वो आइडियल बिहेवियर से बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करती हैं। यहाँ पे हमने 2 ग्राफ्स बनाए हैं PV और P के बीच में। आइडियल गैस के लिए देखिए बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, लेकिन जो रियल गैसेस हैं उनके लिए ये थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हीलियम है जो आइडियल गैस को काफ़ी हद तक फॉलो करती है। और ये जो सेकंड ग्राफ है ये Z इक्वल PV डिवाइडेड बाय nRT। आगे हम एक न्यू यूनिट पढ़ेंगे, कंप्रेसिबिलिटी न्यू फैक्टर है वो, उसके हिसाब से हम इसे डिफाइन करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो रियल गैसेस है वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट क्यों करती है। इसके 2 रीज़न है। मैंने आपको बताया कि काइनेटिक थ्योरी के 2 पॉस्टुलेट्स हैं वो रियल गैसेस के लिए फिट नहीं बैठती हैं, तो वो ये पॉस्टुलेट्स हैं। काइनेटिक थ्योरी की वो पॉस्टुलेट कहती है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन याद रखिए गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए, मतलब उन्हें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होना ज़रूरी है। जिस गैस के मॉलिक्यूल्स में जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी वो उतनी जल्दी ही लिक्विड फॉर्म में आएगी, मतलब उतने कम टेम्परेचर पे आएगी। और सेकंड कि हमारे पास जब कंटेनर है जिसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है, तो जो वॉल्यूम है प्रेशर की कंडीशंस को अगर हम छोड़ भी दें तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम उनके वॉल्यूम ऑक्यूपाइड के कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल है। हमने देखा कि जो रियल गैसेस है वो आइडियल गैसेस की तरह लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे बिहेव करती है, लेकिन ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे आइडियल गैसेस की तरह बिहेव क्यों नहीं करती, तो उसका रीज़न यहाँ है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में
कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती है और ना ही और जो उनका वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब हम प्रेशर को हाई करते हैं और टेम्परेचर को लो करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत स्लोली मूव करते हैं, और जब प्रेशर हाई हो गया मतलब वॉल्यूम कम हो गया तो इससे उनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, स्पेस कम होता है और वो मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्शंस जो है वो ऑपरेट होती हैं और इसके कारण वो फुल इम्पैक्ट के साथ कंटेनर की वॉल्स के ऊपर अब प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो प्रेशर होता है, आइडियल प्रेशर जो होता है वो रियल प्रेशर से ज़्यादा होता है और जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। इन्हीं रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए हमने अपनी आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ चेंज किया जो थी PV = nRT। उसके अंदर हमने करेक्शन टर्म्स जोड़ी क्योंकि जो हमारा रियल प्रेशर था वो कम आ रहा था आइडियल प्रेशर, तो उसके अंदर हमने कुछ ऐड किया और जो कंप्रेस करने के बाद या प्रेशर बढ़ाने के बाद जो वॉल्यूम आ रहा था वो आइडियल वॉल्यूम से ज़्यादा आ रहा था, तो हमने उसे कम किया कुछ सब्ट्रैक्ट करके। क्वांटिटी A और B यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं और इनका एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है और इस इक्वेशन को क्या कहते हैं जो रियल गैस इक्वेशन मतलब आइडियल गैस इक्वेशन को करेक्ट करने के बाद मिली है हमें, उसे कहते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन। और A जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बताता है, उनका मैग्नीट्यूड बताता है, और जो B है वो वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को सिग्निफाई करता है। एग्ज़ाम में कई बार A और B की यूनिट्स भी फाइंड करने को बोली जाती हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं डायमेंशंस का यूज़ करके। जो हमारी गैस इक्वेशन होती है PV = nRT, उसकी रेशियो को हम यूज़ करके यहाँ पे एक न्यू फैक्टर निकालते हैं Z, जिसे हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। PV / nRT = Z। अब आइडियल गैस के लिए जो Z है उसकी वैल्यू होती है 1 ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पे, बट बहुत लो प्रेशर पे जो रियल गैसेस होती हैं उनकी जो Z की वैल्यू होती है वो इक्वलेंट टू 1 होती है। इक्वल नहीं होती है 1 के, बट उसके बहुत ज़्यादा करीब होता है। हाई प्रेशर पे जो Z की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है और एट इंटरमीडिएट प्रेशर मतलब नॉर्मली प्रेशर्स पे वो लेस देन 1 रहती है। Z ग्रेटर देन 1 होने का मतलब जितना उसे एक्चुअल में कंप्रेस होना चाहिए था वो उससे कम कंप्रेसिबल है गैस, और Z लेस देन 1 होने का मतलब है जितना कंप्रेसिबल होना चाहिए था ये उससे ज़्यादा कंप्रेसिबल है। हम Z को एक और तरीके से मेज़र कर सकते हैं, V real / V ideal। V रियल मतलब जितना उस रियल गैस का रियल में वॉल्यूम आ रहा है एट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और V आइडियल है कि जो उस गैस को वॉल्यूम रियलिटी में मतलब अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस और गैस लॉज उसे अटेन करना चाहिए था। अब हम देखते हैं बॉयल टेम्परेचर, इसे बॉयल पॉइंट पे कहते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करती है, मतलब डिफरेंट गैसेस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। बॉयल पॉइंट या बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है एट एन अप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। मतलब अब प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है, अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर की रेंज हो सकती है जैसे 2 से 5, 2 से 6 ऐसे रेंज हो सकती है। अब जैसे हमें पता है गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए हमें प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ता है और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़ता है, पर अगर आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लीजिए टेम्परेचर को डिक्रीज़ किए बिना आपकी गैस लिक्विफाई नहीं होगी। पहले आपको टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, और जिस टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई हो जाती है उसे कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, और उससे ऊपर ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं होता है जिस पे वो गैस लिक्विड कंडीशन में मिले। इसके बाद आता है क्रिटिकल प्रेशर। उतना प्रेशर जो गैस को लिक्विफाई करने के लिए चाहिए होता है वही होता है हमारा क्रिटिकल प्रेशर। इसे P और सबस्क्रिप्ट मतलब P के पैर में C लिखा जाता है और क्रिटिकल टेम्परेचर को T सबस्क्रिप्ट C और क्रिटिकल वॉल्यूम मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। और उसके बाद आता है वेपर। क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जो गैस होती है उसे हम लिक्विफाई सिर्फ प्रेशर अप्लाई करके कर सकते हैं और उसे हम कहते हैं वेपर ऑफ सब्सटेंस। लिक्विड स्टेट भी इस साल जो है आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है, बट हम पढ़ेंगे ताकि आपको नॉलेज मिले और आपको आगे ये काम आए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर आपकी डेली लाइफ में।
अब हम जा रहे हैं लिक्विड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने हैं। लिक्विड्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो वीक होती है, बट वो एज़ कम्पेयर टू गैसेस वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। मॉलिक्यूल्स के जो होते हैं लिक्विड के, उनके बीच में बहुत कम स्पेस होती है और वो गैसेस से ज़्यादा डेंस होते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस। और लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, बट इनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। और लिक्विड्स जो होते हैं वो फ़्लो कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। और गैसेस और लिक्विड्स इनके पास ये फ़्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। फिर बात आती है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर और कुछ नहीं है, वही है जो प्रेशर वेपर वॉल्स ऑफ कंटेनर पे एग्जर्ट करते हैं, उसे ही हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अगर हमने एक इवैक्यूएटेड कंटेनर लिया और उसे पार्शियली फिल कर दिया लिक्विड से, तो जो लिक्विड होता है उसका कुछ पोर्शन जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, ताकि जो रिमेनिंग पोर्शन है कंटेनर का वो फिल हो जाए। और इस तरह पूरे पे यूनिफॉर्म प्रेशर लगना शुरू हो जाता है जब लिक्विड और गैस फेज के बीच में एक इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। और उस टाइम पे जो है हमें उसके लिक्विड और वेपर फेज के बीच में क्लियर बाउंड्री दिखनी बंद हो जाती है। उस कंडीशन को कहते हैं हम सैचुरेटेड वेपर प्रेशर या फिर इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। जो वेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसे हम इवेपोरेशन भी बोलते हैं, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी वो अकर करेगी। और ये एक सरफेस फिनोमिना होता है, मतलब इस सरफेस के अंदर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स इंटरफेयर करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। और जब फ्री वेपोराइजेशन होने लग जाए, फ्री मतलब कहीं से भी वेपोराइजेशन होने लग जाए फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड या बल्क ऑफ पार्टिकल्स, तो उसे कहा जाता है बॉइलिंग। और जब बॉइलिंग टेम्परेचर हम उसे कहते हैं जब बाहर का टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग का प्रेशर और वेपर का प्रेशर इक्वल हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर एट दैट प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार पर हमने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं वाटर के, उनमें थोड़ा सा गौर फरमाइए। फिर बात आती है सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी की। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं कुछ। और जो लिक्विड है वो चाहता है कि उसके सरफेस पे बहुत कम मॉलिक्यूल्स रहे, ताकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो। और ये जो रीज़न है, इसी वजह से हमारे पास जो मरकरी के ड्रॉप्स होते हैं वो हमारे पास स्फेरिकल शेप के होते हैं। ग्लास को हम स्मूथ करते ताकि वो स्फेरिकल शेप ले ले, क्योंकि ग्लास भी एक टाइप का लिक्विड है। यहाँ पे बेसिक डेफिनेशंस और यूनिट्स, एसआई यूनिट सब दिए गए, उन्हें पढ़िए और आपको काफ़ी सारे अपने डेली लाइफ के क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे इसके अंदर। आई होप यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। उसके बाद हम पढ़ते हैं चैप्टर का लास्ट टॉपिक, विस्कोसिटी। अब देखिए, वाटर को आप जानते हैं फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, तो उस फ्लो को जो फोर्स रेजिस्टेंस करती है, मतलब उसके अंदर एक टाइप की बैकवर्ड फोर्स, उसे अपोजिंग फोर्स मिलती है लाइक फ्रिक्शन, उसे ही हम कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की जो डेरिवेशन है हम उसके लिए अज्यूम कर लेते हैं, विस्कोसिटी के फार्मूला को हम डिराइव करने के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि जो लिक्विड है वो लेयर्स की फॉर्म में फ़्लो कर रहा है और हमने एक लेयर को फिक्स कर लिया अंडर ऑब्जर्वेशन। और जो हमारी जो ऊपर वाली लेयर्स हैं वो फास्ट मूव करती है, इसीलिए जो फिक्स्ड लेयर है उससे ऊपर की जो लेयर्स है उसकी वेलोसिटी उससे ज़्यादा होगी और जो उससे नीचे वाली होंगी उसकी वेलोसिटी उससे कम होगी। और हम चेंज इन वेलोसिटी को मान लेते हैं डी और डी जेड है जितना डिस्टेंस उन लेयर्स के बीच में है। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट डिफाइन करते हैं, जैसे हम वेलोसिटी को डी वी बाई मतलब डी यू बाई डी टी लिखते हैं या डी एक्स बाई डी टी, जहाँ पे एक्स या फिर यू को हम पोजीशन मान लेते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट डिफाइन करते हैं डी यू बाई डी जेड। यू यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है और जेड उसकी उनका डिस्टेंस है आपस में दो सक्सेसिव लेयर्स का। तो ऐसे ही जो फोर्स है वो उस लेयर के एरिया के और वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट आता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट को, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो एन लिखते हैं ना हम स्मॉल, उसको थोड़ा सा इलॉन्गेट करके लिख देते हैं और इस सिंबल को बोला जाता है ग्रीक लैंग्वेज में ईटा, ETA ईटा। CGS सिस्टम में विस्कोसिटी की यूनिट हुआ करती थी पॉइस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूनिट दी थी।
अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो विस्कोसिटी है रेजिस्टिव फोर्स है, तो जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना स्लो लिक्विड फ्लो करेगा, और विस्कोसिटी डिक्रीज़ करती है विद टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो फास्ट होता है, तो मतलब विस्कोसिटी डिक्रीज़ कर जाती है। और जो ग्लास है वो एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड है, मतलब इसके अंदर फ्लो बहुत ज़्यादा स्लो रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के साथ, उसे भी देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट्स में बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।